सॉरी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए। ठीक है ना? वधिया, बहुत बढ़िया। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। जो तुम्हारे चेहरे पे सलवटें पड़ रही है ना, इसको पहले कॉन्फिडेंस में लेके आओ कि नहीं सर, हमने अपना बेस्ट कर लिया, हमने अपना बेस्ट दिया। बाकी पेपर देने वाले के हाथ में है कि पेपर कैसा बनेगा, बट हमने अपना बेस्ट किया है, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अच्छा, अब इस सेशन के अंदर ये लगा लो कि जो आपके दो मैंडेटरी क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन थे कि सर उसको प्रेजेंट कैसे करना होता है या प्रेजेंटेशन कैसे होती है, क्योंकि कई बार हमने पेपर में चेक किया अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है और इंस्टीट्यूट ने भी अलग अलग प्रेजेंटेशन किया। तो हमें कौन सी प्रेजेंटेशन, एक क्वेश्चन तो बनता है टोटल इनकम वाला इनकम टैक्स में, और दूसरा क्वेश्चन बनता है जीएसटी में, जो हमारा मास्टर क्वेश्चन बनता है, मिक्स क्वेश्चन बनता है। तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एक बार फटाफट से मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है आना ही आना है और वो मैंडेटरी क्वेश्चन में आना है, तो उसकी प्रेजेंटेशन हमारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, बाकी कल रात को आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड मैंने एक 12 मिनट की वीडियो बना के डाली थी, और वैसे वो मुझे आज सुबह डालनी थी बट मैंने कल ही डाल दी थी। उसके लिए एक तो पहले वो जरूर देख लेना, उसमें स्पेशल विशेस हैं आपके लिए, निर्वी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, और कुछ पॉइंट आपको मैंने बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो कम से कम तुम्हारे 15 से 20 नंबर इंक्रीज करेगी। तो हमारे अल्टीमेट सी वाले चैनल पर ही है, आप एक बार जाके वीडियो वाले फोल्डर में 12 मिनट की वो वीडियो है, तो सारे बच्चे वो बच्चे वीडियो सुन के जाएंगे बस। ठीक है ना? उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। चलो अब एक बार फटाफट से 10 से 15 मिनट के अंदर मैं एक बार तुम्हें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं कि अगर एग्जाम में टोटल इनकम वाला क्वेश्चन बनता है और जीएसटी का मिक्स क्वेश्चन बनता है तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखो, पहली बात ये समझो कि आज के एग्जाम में ना जो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन बनेगा वो नॉर्मली दो तरह का बनता है। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, एक तो वो बनेगा जिसमें पी एंड एल अकाउंट दिया होगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होगा और उसमें हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा। अब अगर हमें नेट प्रॉफिट दी है तो आप सब जानते हो नेट प्रॉफिट को बेस बनाकर उसमें हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है ना? अब मान लो फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन बन गया, इसमें अब इन्होंने यहां पे आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद फिर इन्होंने यहां पे कई सारी एडजस्टमेंट दे रखी हैं। इसी तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो क्वेश्चन में ये चेक कर लेना कि हमें जो टोटल इनकम निकालनी है या टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, वो नॉर्मल स्कीम से निकालनी है या डिफॉल्ट स्कीम से निकालनी है या वो दोनों स्कीम से निकालनी है। अच्छा, अगर दोनों स्कीम से निकालनी है तो कोशिश करना कि पहले डिफॉल्ट स्कीम से कर लेना, फिर डिफॉल्ट स्कीम को ही नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट कर लेना, तो भी काम चल जाएगा। अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो इसकी दो तरह की प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन ये है कि पहले आप नेट प्रॉफिट बेस बनाओ, फिर 5 हेड की इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, उसकी सिर्फ इनकम निकाल निकाल के उस अपना जो टेबल होती है उसमें दिखा दो, और बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो सारी की सारी वर्किंग नोट के अंदर कर लो। एक प्रेजेंटेशन तो ये है। या दूसरा क्या है, जब तुम टी फॉर्म प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो वहीं पे तुम उसके वर्किंग नोट दिखाते रहो, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन है तो इंस्टीट्यूट ने इसको प्रेजेंट कैसे की है, अब उसने बोला इनकम फ्रॉम सैलरी, तो उसने यहीं पे सैलरी की इनकम दिखा के यहां पर उसका मतलब अपना जो मेन अमाउंट होता है वो यहां पे नहीं दिखाया, मेन अमाउंट उसने यहां पे दिखाया। यहां पर जो कैलकुलेशन वाला अमाउंट है जो हम वर्किंग नोट में दिखाते हैं वो उसने यहां पे दिखा दिया। ऐसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली है, अब हाउस प्रॉपर्टी उसने यहीं पे कंप्यूट किया। ठीक है, फिर मेन अमाउंट जो है वो यहां पे दिखा दिया। सेम अगर पीजीपी की बात करूंगा, उसने सारी कैलकुलेशन यहां पर की और जो मेन अमाउंट उसने यहां पे दिखाया वो उसने मेन अमाउंट हमें यहां पे दिखा दिया। बिजनेस की इनकम निकालने के बाद इस तरह से आ गया, फिर अदर सोर्स की इनकम यहां पे कंप्यूट की, देन फिर मेन अमाउंट यहां पे दिखा दिया। एक प्रेजेंटेशन तो है ये वाली। सर क्या ये प्रेजेंटेशन काम कर सकती है? बिल्कुल काम कर सकती है, परफेक्ट प्रेजेंटेशन है, बट नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन हो, जैसे इंस्टीट्यूट की पढ़ने में आ रही है हमारी भी पढ़ने में आनी चाहिए। दूसरी प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उन्होंने ये वाला दे दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब यहां पर इन्होंने क्वेश्चन दिया, मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब एक ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, इसमें भी इन्होंने यहां पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इसमें प्रेजेंटेशन कैसे है, अगर आप चेक करोगे यहां पर हाउस प्रॉपर्टी वर्किंग नोट 1, ठीक है, फिर पीजीपी वर्किंग नोट 2, सिर्फ ग्रोस टोटल इनकम यहां पे दिखाई, फिर टोटल इनकम, फिर टोटल इनकम राउंड ऑफ की, और सारा का सारा काम इन्होंने कहां पे कर दिया, सारा काम इन्होंने कर दिया वर्किंग नोट के अंदर। मतलब अगर आप चेक करोगे नीचे वर्किंग नोट दिए हैं, उस वर्किंग नोट में इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली है। इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है,
इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है क्योंकि पहले ऊपर एक टेबल बनानी पड़ेगी, फिर नीचे सारे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है टाइम तुम्हारे पास कम है, जो नॉर्मली टेक्स्ट के पेपर में कम ही होता है, तो वो प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 वाली प्रेजेंटेशन है। ठीक है, बट मैं दोबारा बोलूंगा, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो। क्योंकि वहां अगर अमाउंट मिक्स हो गए ना, तो जब तुम्हें पढ़ने में नहीं आ रहा तो एग्जामिनर को पढ़ने में क्या आएगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर ये प्रेजेंटेशन भी बेस्ट हो सकती है अगर टाइम तुम्हारे पास सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आप फाइनल अमाउंट लिख दो, फिर लास्ट में सारे वर्किंग नोट बना लो, उसके अंदर सारे अमाउंट लिखते रहो जी। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है टोटल इनकम वाले क्वेश्चन सोल्व करने की। अच्छा, एक और तरह का क्वेश्चन बन सकता है। याद करो मैंने कहा था कि इसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट हमें दिया नहीं है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बिजनेस की रिसीट उठा के बिजनेस की पेमेंट माइनस करके फिर हमारे बिजनेस के प्रॉफिट निकल के आ जाते हैं। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो बेस बनेगा ही नहीं, तो इसकी तो सिंपल सी प्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे भी देखो इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी यहीं पे निकाल के दिखाया हुआ है। फिर अगर पीजीपी की बात करूंगा, इन्होंने यहाँ पर बिजनेस की रिसीट यहाँ पे उठा ली, बिजनेस की रिसीट उठा ली, फिर बिजनेस के एक्सपेंडिचर इन्होंने यहीं पे माइनस करके फिर यहाँ पर इन्होंने नेट बिजनेस की इनकम निकाल दी। तो यहाँ पर इन्होंने भी यहीं पे कैलकुलेशन की। अगेन बोलूंगा, यहां कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ध्यान रखना जो तुम अमाउंट लिख रहे हो वो उसी के सामने होना चाहिए जिसका तुम अमाउंट लिखना चाह रहे हो। क्योंकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो पढ़ने वाले को कंफ्यूजन आ जाएगी। ठीक है भाई, इसमें ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल बेस्ट प्रेजेंटेशन है, आप इस तरह से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल इनकम की दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, नेट प्रॉफिट वाला बनेगा, या हमें अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा जी। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार बन चुका है, और हो सकता है कि आज के तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिल जाए। नहीं तो मेजरली जो होता है वो नेट प्रॉफिट वाला होता है, उस नेट प्रॉफिट को बेस बना के फिर हमें उसमें एडजस्टमेंट करनी होती है। बट ध्यान रखना, स्टार्ट सैलरी से ही करना, स्टार्ट सैलरी से ही करना। पहले सैलरी की इनकम दिखाना। सर अगर सैलरी की इनकम नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, लिख दो इनकम फ्रॉम सैलरी नील। सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, लिख दो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील। मतलब पूरी प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से करके आनी है। ठीक है ना, अगर दे रखी है तो निकालो, नहीं तो नील लिख दो बस। स्टार्टिंग जो करनी है वो सैलरी से करनी है। ठीक है ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स, फिर ग्रोस टोटल इनकम, फिर डिडक्शन, फिर टोटल इनकम, फिर बाद में फाइनल टैक्स लायबिलिटी। और अगर वो टैक्स लायबिलिटी मांग रहा है तो ऊपर ध्यान से लिखना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी लिखना। कई बार ऐसा होता है कि वो मांग रहा है टैक्स, हम टैक्स भी निकाल के आ रहे हैं, बट ऊपर हेडिंग में लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो अगर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखा है और नीचे टैक्स निकल रहा है तो भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसने पूछा है पहले हेडिंग तो वो लिखो, और हेडिंग लिखनी बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चा नहीं करके नहीं आता सर, और यहीं पे नंबर कट जाते हैं बस। यहीं पे रैंकर्स और नॉर्मल बच्चे के अंदर डिफरेंस आता है कि रैंकर्स हर चीज को बहुत बढ़िया से प्रेजेंट करके आ रहे हैं। ठीक है ना, अब गेम प्रेजेंटेशन की है, जो पढ़ना था वो तुमने पढ़ लिया भाई, अपना बेस्ट। अब कितना, अब तुम कहो कि सर कॉन्फिडेंस 100% नहीं आ रहा, वो तो किसी को भी नहीं आता, वो तो हमने जब सीए बने हमें भी नहीं कॉन्फिडेंस आया था भाई। हमने ऑब्वियस बात है जितना टाइम था उसको हमने यूज किया नहीं किया, बस मुद्दा सिर्फ इतना सा है। अगर तुम कहो कि सब कुछ मेरे दिमाग में एकदम सेट हो जाए, वो तो इम्पॉसिबल है। बस आपको यह देखना है कि आपको जो टाइम मिला उसमें आपने अपना बेस्ट दिया, और जो 3 घंटे मिलने वाले हैं उसमें हम अपना बेस्ट देकर कराएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, और जो 3 घंटे मेंटल लेवल की गेम अगर सही से खेल गया वो बच्चा आज के एग्जाम में जीत गया जी। तो अब सिर्फ लड़ाई 3 घंटे की है, जितनी पढ़ाई वढ़ाई होनी थी वो हो चुकी है। 2-3 घंटे तुम और पढ़ लोगे, मेन बात तो बस 3 घंटे दिमाग चलने वाली बात है। और दिमाग तब चलेगा जब दिमाग थोड़ा फ्री होगा। तो स्ट्रेस के अंदर मत जाना, ऐसा नहीं किताबें अंदर घुसा के लेके जा रहे हो भाई, हाँ भाई मैं तो एग्जाम हॉल के अंदर लेके जाऊंगा, बिल्कुल लास्ट टाइम तक पढ़ूंगा, वो काम मत करना। थोड़ा सा माइंड को फ्री करना ताकि प्रोविजन हमें रिकॉल हो, क्योंकि जब माइंड फ्री होगा तब प्रोविजन हमें रिकॉल होंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पकड़ी, तो बस ये पॉइंट ध्यान में देख के चलना जी। ये इस तरह के हमें क्वेश्चन टोटल इनकम वाले प्रेजेंट करने हैं। उसके बाद अगर मैं जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन की बात करता हूं, अब जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन भी दो तरह से बनते हैं। एक तो बनता है वैल्यूएशन के चैप्टर से मिक्स होके, मतलब पहले हमें उसमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसके बाद फिर हमें नेट जीएसटी निकालना पड़ता है। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जब भी नेट जीएसटी लाइबिलिटी पूछेगा ना तो 3 टेबल बनानी है आपको। इंस्टीट्यूट ने कई जगह पे 2 टेबल बनाई है, कई जगह पे एक ही टेबल बनाई है। मेरे अकॉर्डिंग 3 टेबल सबसे बेस्ट टेबल है, वो नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है।
याद करो वो तीन टेबल कौन कौन सी है। सबसे पहले क्वेश्चन में आउटवर्ड सप्लाई ढूंढ लो, आउटवर्ड सप्लाई ढूंढने से तुम्हारी ग्रोस जीएसटी की लाइबिलिटी निकल कर आएगी टेबल नंबर 1। अब वो कैसे निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है, वो इस तरह से निकालोगे जी, यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पर सीजीएसटी, आईजीएसटी, इस तरह से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकाल लो ग्रोस लाइबिलिटी, ये टेबल नंबर 1 है। सेकंड टेबल फिर आप निकाल लो कि आईटीसी मुझे कितना मिलेगा इनवर्ड सप्लाई से, जो तुम्हें परचेज दे रखी होंगी, जो तुम्हें इनवर्ड सप्लाई दे रखी होंगी, उससे तुम यहां पे आईटीसी निकाल लो जी। ये तुम्हारा आईटीसी निकल गया। फिर तीसरी टेबल बनाओ कि नेट जीएसटी हमें कैश में कितना पे करना है। तो उसमें कुछ भी नहीं करना भाई, ग्रोस लाइबिलिटी में से ये आईटीसी यहां पर माइनस करके दिखा देना। बट जब आईटीसी वाले टेबल बनाओगे ओपनिंग बैलेंस ऐड करना मत भूल जाना, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो ओपनिंग बैलेंस, फिर उस क्वेश्चन का आईटीसी टोटल करके आईटीसी यहां पे आएगा। और जब फिर यहां पे यूज करोगे, तुम सब जानते हो पहले आईजीएसटी यूज करेंगे, वो खत्म करेंगे, फिर सीजीएसटी यूज करोगे, वो खत्म करोगे, देन फिर एसजीएसटी खत्म करोगे। और अगर आईजीएसटी जिस सीक्वेंस में यूज कर रहे हो वो सीक्वेंस लिख के आना कि तुमने आईजीएसटी को यूज कैसे किया, मतलब रीजन तुम्हें लिख के आना है साथ में कि कैलकुलेशन तुमने की कैसे है, अपने मन में कैलकुलेशन रख के नहीं आनी। तो ये तीन टेबल आपकी बनेगी। अब अगर मान लो क्वेश्चन वैल्यूएशन वाला है तो देखो यहां पर क्वेश्चन वैल्यूएशन, तो पहले यहां पर देखो इन्होंने वैल्यू निकाल ली है ये वैल्यू निकाल ली, जो हम सेक्शन 15 में वैल्यू निकालते हैं, तो पहले यहां पर निकाल ली इन्होंने वैल्यू। उसके बाद देखो फिर इन्होंने यहां पर वही नेट जीएसटी निकाला, पहले ग्रोस फिर आईटीसी, फिर माइनस करने के बाद देखो इन्होंने एक ही टेबल में काम कर दिया। बट मैं एक टेबल में काम करना कम प्रेफर करता हूं ताकि थोड़ी सी मिक्सिंग ना हो। सर हमारा करियर है, हम लास्ट अटेम्प्ट इसको बनाना चाहते हैं, जितनी नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होगी उतना हमारे लिए बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे नहीं कर सकते, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह से तुम्हें यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है वो पेपर में नहीं होता, क्योंकि ये तो टाइपिंग है ना, टाइपिंग तो साफ सुथरी होगी, हम हाथ से लिख के आ रहे हैं, फिर प्रेशर में लिख के आ रहे हैं, 3 घंटे के अंदर लिख के आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बार गड़बड़ हो जाती है। तो बेस्ट क्या है, 3 टेबल बनाओ, ग्रोस लाइबिलिटी, आईटीसी, नेट लाइबिलिटी, बात खत्म। और फिर दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, भाई आपको आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है, इनवर्ड सप्लाई दे रखी है, फिर नीचे हो सकता है 2-3 कुछ एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, और देन फिर वो यहां पर बोलेगा नेट जीएसटी निकाल दो। तो यहां पर वही 3 टेबल बनेगी, ग्रोस, आईटीसी और नेट जीएसटी लाइबिलिटी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये दो प्रेजेंटेशन जो है आपकी इस तरह से बनेगी। मिक्स क्वेश्चन जो आपका आईटीसी वाला पहला क्वेश्चन जो बनेगा मैंडेटरी वाला, वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बाकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, ठंडे दिमाग से पेपर देना, पेपर देके घबराना मत। सब तुम्हारे जैसे ही बच्चे बैठे वहां पर, बहुत मुश्किल है, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, सबके लिए। इंस्टीट्यूट तो भी 10-15% रिजल्ट निकालेगा ही निकालेगा। बहुत मुश्किल आ गया, रैंक तो भी आएंगे, उसमें भी बच्चों के नंबर आएंगे, बट उनके आएंगे जो वहां 3 घंटे बैठ के पेपर अटेम्प्ट करके आएगा। जो पहले आधे घंटे में हिम्मत हार गया कि भाई मेरा तो अटेम्प्ट लग गया, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। इतनी मेहनत करके गए, ये बोलने के लिए गए कि मेरा अटेम्प्ट लग गया। आपको लड़के आना है, लड़के आओ, मर के आओ, 3 घंटे भाई साहब काम करके आओ वहां पर। ये बस ध्यान रखना, जो बच्चा 3 घंटे बैठ के अपना बेस्ट दे के आ गया, मैं गारंटी दे रहा हूं वो फेल हो ही नहीं सकता। कुछ तो पढ़ा होगा, 1 साल हो गया, 9 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कुछ तो पढ़ के गए होंगे ना, तो कुछ तो हम लिख के आएंगे। बस वो ध्यान रखना है कि क्या मैं 4 महीने वेस्ट कर रहा हूं ये सोच के कि मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि मेरे से हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? कुछ एडजस्टमेंट तो आती होंगी, 10 एडजस्टमेंट है, 2 तो आती होंगी, 3 तो आती होंगी, तो करो ना उसको। जो आता है कम से कम वो तो करो। सर जो नहीं आ रहा दिमाग उसमें जा रहा है, उसको उसमें अगर दिमाग जाएगा पेपर पूरा खराब हो जाएगा। तो आपने वो देखना है जो तुम्हें आता है, जो नहीं आ रहा वो छोड़ दो एक बार। तो जो जो आ रहा है कम से कम वो करते चलो, मैं गारंटी दे रहा हूं 50-60 नंबर तुम्हारे वहीं पर फाइनल हो जाएंगे। तो 3 घंटे से पहले कोई एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ोगे, जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आंसर दोगे, प्रॉपर हेडिंग बना के आओगे कि आप क्या निकाल रहे हो, टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन होगी, और अगर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो छोटे छोटे पॉइंट्स या छोटे छोटे पैराग्राफ बेस पे प्रेजेंटेशन होगी। इस तरह से अगर आप करके आओगे तो पेपर तुम्हारा बहुत बढ़िया जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो जी, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, जाओ और जीत के आओ। मेरी पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है अल्टीमेट सी की टीम की तरफ से। वंस अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आज का पेपर तुम्हें अपना बेस्ट दे के आना है, जो भी तुम अपना बेस्ट दे सकते हो बस वो आपको बेस्ट दे के आना है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है,
सबने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट आज के पेपर में हमें दिखना चाहिए। सिर्फ एक चीज, दिमाग शांत रख के हम सब अपना बेस्ट दे के आएंगे। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।